हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग जो ये टेस्ट हुआ ना उसका एनालिसिस करेंगे और डिस्कशन करेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है 51, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज़ द स्मॉलेस्ट रेडियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Ca+2। ये एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है और यहाँ पर क्या होता है, ये आपको चीज़ें समझ में आ रहा है कि सबसे मैक्सिमम जो रेडियस होगा वो किसका हो जाएगा, S-2, देन Cl-, फिर K+ और Ca+2। बेसिकली हम लोग Z/E रेशियो से इनका कैलकुलेशन करते हैं ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में, इन द पीरियोडिक टेबल गोइंग डाउन द फ्लोरीन ग्रुप। तो फ्लोरीन ग्रुप में देखो क्या होता है, रिएक्टिविटी विल इंक्रीजेस, ये फॉल्स हो गया। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विल इंक्रीजेस, ये भी फॉल्स है। आयनिक रेडियस विल इंक्रीजेस, ये सही है, बिकॉज नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, बढ़ते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज, ये भी क्या है, फॉल्स। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। नाउ 53 में हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट साइज। तो सेम 51 की तरह ही है। तो यहाँ पे N-3 सबसे बड़ा होगा, फिर O-2, फिर फ्लोरीन एंड सोडियम। इनमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, सोडियम, तो Na+ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 54 में पूछा जा रहा है, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Z इफेक्टिव का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, साइज का। और कुछ हाफ फील्ड या फुल फील्ड में आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, 3s2 3p1, ये बोरॉन फैमिली में, दैट इज ये एल्यूमिनियम का है। नेक्स्ट है 3s2 3p3, ये फॉस्फोरस का है और ये हाफ फील्ड में है, तो हमें ये लग रहा है ये मैक्सिमम होगा। फिर 3s2 3p2, कार्बन फैमिली में Si हो गया। फिर डी, तो यहाँ पर ये जर्मीनियम दिख रहा है, तो यहाँ पर फॉस्फोरस का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि ये हाफ फील्ड में है, हाफ फील्ड में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 55, यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछा जा रहा है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होते हैं, डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज करता है और लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज करता है विथ सम कंडीशन। तो फर्स्ट देखो ये क्या है, ये गलत है, ये ऑप्शन बी ये सही दिख रहा है। बेरिलियम का ज़्यादा, मैग्नीशियम डाउन टू द ग्रुप ये डिक्रीज कर रहा है। सी ऑप्शन भी गलत है, नाइट्रोजन के यहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए। डी भी गलत है, क्योंकि डाउन टू द ग्रुप ये क्या है, ये बढ़ते हुए दिखा रहा है, जो कि गलत है। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 56, ए कंपाउंड वॉज फाउंड टू कंटेन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 28 and 80 ग्राम। एक काम करो, देखो नाइट्रोजन का है 28/14, तो इसके नंबर्स क्या हो जाएंगे, 2, एंड ऑक्सीजन है 80/16, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, N2 है, मतलब नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 57 में देखो पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स उनके ज़्यादा होंगे जिनके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे। 36 ऑफ ग्राम ऑफ वाटर, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, 2। 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, 1। 46 ग्राम ऑफ मिथाइल एल्कोहल, तो नंबर ऑफ मोल्स इसके भी क्या हो जाएंगे, 1। एंड 54 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पेंटोक्साइड, तो नंबर ऑफ मोल्स इसके क्या हो जाएंगे, 54 बाई नाइट्रोजन N2O5 का होता है 108, तो ये 0.5। तो सबसे ज़्यादा मोल किस में है, वाटर में, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इसी के ज़्यादा होंगे। 56 में पूछा जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 में अगर इलेक्ट्रॉन बात करें तो कार्बन के 6 और ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो 2 × 8, तो ये कितना हो जाएगा, 22। तो इसका आंसर क्या है, ए। 59 में देखो क्या पूछा, गैसेस मिक्सचर कंटेन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड द रेशियो ऑफ 1:4 बाई वेट, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो क्या है, अगर ये x है तो ये क्या है, 4x है। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 32, और इसका कैलकुलेशन करें दैट इज ये 4 बाई क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो 28, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 7, तो दैट इज 7/32, तो इसका ऑप्शन क्या है, सी। 60 में क्या है, 2.6 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट है ना। तो अब यहाँ पे देखो इसका रिएक्शन थोड़ा सा दिखना होगा, सिल्वर कार्बोनेट। तो इसके लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो पुराने आंसर है उसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ सो दैट कि स्पेस मिल जाए। तो यहाँ पर देखो सिल्वर कार्बोनेट मीन्स इसको हम कहते हैं Ag2CO3।
और इनका स्ट्रांगली हीट करने पे देखो क्या होता है, 2Ag CO2 प्लस हाफ O2 है, दीज आर गैसेस, तो ये यहाँ से रिलीज होगा। रेसिड्यू क्या हो जाएगा, सिल्वर। इसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ Ag2CO3 जिसका मोलर मास क्या है, इसका मोलर मास होता है 276। तो 276 जो है वो क्या दे रहा है, 216 ग्राम सिल्वर, क्योंकि सिल्वर का 108 होता है लेकिन ये 2 है। तो यहाँ से अगर ये 2.76 है तो यूनिटी मेथड लगा करके 2.16 आ जाएगा, दैट इज 2.16 ग्राम। 61 m इज द मॉलिक्यूलर वेट और KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट। तो KMnO4 में इसका ऑक्सीडेशन, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और K2MnO में क्या है, +6 है। तो ओवरऑल चेंज कितने का है, 1, और कितना एटम की मेरा 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 1, मीन्स n फैक्टर इसके 1 है। और इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ए। नाउ 62 में आते हैं। 62 में क्या है, 50 मोल्स ऑफ BaCl2 और 20 मोल्स ऑफ Na3। तो अब आते हैं हम लोग रिएक्शन पर। तो BaCl2 प्लस Na3PO4 और ये कन्वर्ट हो रहा है Ba3PO4 होल ट्वाइस में। तो ये रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, तो यहाँ पर बेरियम 3 है तो ये भी क्या लेना होगा 3, और फॉस्फोरस 2 है तो इसको भी हमें 2 मोल लेना होगा। अब आते हैं हम लोग मोल्स पे। मोल्स देखो इसका क्या है 0.5 और ये क्या है 0.2। तो लिमिटिंग रीजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दे, तो ये 0.5 बाई क्या हो जाएगा 3 और 0.2 बाई 2 तो ये 0.1। ये देखो छोटा वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा लिमिटिंग रीजेंट। और मोल्स ऑफ ये कितना हो जाएगा, तो दैट इज इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और इनटू द वैल्यू ऑफ लिमिट, तो 0.1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, दैट इज 0.1। 63 पे आते हैं हम लोग। तो दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम एक सॉल्ट है, डबल सॉल्ट, ये होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस एंड 24H2। तो इसका एन फैक्टर जो होता है सॉल्ट का, दैट इज टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। तो यहाँ पर पोटेशियम 2 है तो 2 चार्ज, और एल्यूमिनियम भी 2 है लेकिन इसके ऊपर +3 होते हैं तो 6, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा 8। अल्टरनेटिव मेथड में ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर है ना टोटल सल्फेट 4 है और एक सल्फेट के ऊपर में चार्ज कितना होता है -2, तो ये भी 8 आ जाएगा। तो एन फैक्टर इसका 8 है, मॉलिक्यूलर मास m है तो m/8, सो दी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 63 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन है 64 नंबर, कि वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड इज 66। तो मेटल क्लोराइड देखो 66 का मतलब हम यहाँ पे देखें कि मोलर मास इक्वल टू क्या होता है, तो ये 2 × VT फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 2 × 66 ये क्या हो जाएगा 132। और अगर मान लो कोई मेटल क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो, और ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कितना है 52% है। एक चीज़ देखना होगा कि अगर फॉर एग्जांपल अगर MCl2 है तो ये MO में कन्वर्ट हो रहा होगा, अगर MCl3 है तो ये किस में कन्वर्ट, M2O3 में, क्योंकि वैलेंसी तो मेटल के सेम होगी। तो यहाँ से किसी एक को भी अगर हम लोग लेकर के चलते हैं तो ये 32 है, तो यहाँ से M का मास निकालना होगा हमें। तो अब यहाँ पर 132 जो है मास, तो 132 में मेटल भी है क्लोरीन भी है, तो इस हिसाब से यहाँ पर एटॉमिक वेट अगर कैलकुलेट करें, जिसमें 53% क्या है मेटल, तो 53% मेटल है तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो जाएगा 47%, और मेटल कितना है 53% है। तो इस मेटल में और ऑक्सीजन में मेटल का मोलर मास तो सेम रहेगा, और ये 57 और 57% को इक्वेट करके कैलकुलेट करो तो ये 27 के अप्रॉक्स में आता है। तो एटॉमिक वेट ऑफ मेटल क्या हो जाएगा 27। इसको है ना सॉल्व करके एक बार देख लें। 65 में आते हैं। तो 100 ml 0.1 m क्या है H2SO4 इज यूज टू प्रिपेयर
0.5 N H2SO. देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर? ये डाइल्यूशन वाली चीज़ें हैं, हम लोग देखे हैं। तो N1V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? N2V2। और एक में मोलैरिटी है और एक में क्या है? नॉर्मेलिटी है। तो इसको थोड़े से अच्छे से सॉल्व करना होगा। तो मान लो कि ये 100 ml है, इंटू 0.1 और इंटू 2, क्योंकि इसका एन फैक्टर 2 है, और इसके यहाँ पे ये नॉर्मेलिटी गिवन है, तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। 0.05 इंटू क्या हो जाएगा? v। तो यहाँ से सॉल्व करने पे v क्या हो जाएगा? 100 इंटू 0.2 बाय 0.05। तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर इसका जो आंसर है वो फाइनल वॉल्यूम जो है वो आपका कैलकुलेट करने के बाद ये 400 ml आएगा। लेकिन आपसे ये पूछ रहा है एडेड 100 ml, तो पहले से था ही, तो हमने कितना और ऐड किया? 300 ml। तो 65 का आंसर ए हो जाएगा। 66 में पूछा विच डज नॉट चेंज विद द डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने पर क्या होता है? जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं उसमें कहीं भी कोई इंक्रीज नहीं होता, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कंसंट्रेशन चेंज करेगा, मोलैलिटी चेंज करेगा, है ना। तो मिली मोल्स और मिल इक्विवेलेंट इट विल नॉट चेंज, तो ये कांस्टेंट होगा। या वेट ऑफ द सॉलिड भी क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नमक चीनी का एक सॉल्यूशन है या सॉल्ट सॉल्यूशन है या शुगर सॉल्यूशन है, तो वाटर ऐड करने पे सॉल्ट के अमाउंट नहीं बढ़ेंगे, कांस्टेंट ही रहेंगे। 67 नंबर पे आते हैं हम लोग। 20 ml 0.1 m H3BO3 जिसका एन फैक्टर 1 होता है ना। ऑन द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन गिव्स वॉल्यूम पूछ रहा 0.5 of NaOH, इसका भी एन फैक्टर। आप इसको सिंपली N1V1 से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 20 इंटू 0.1 इंटू 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू 0.05, ये क्या हो जाएगा? 2। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 40 ml। तो फाइनल इसको हम लोग यहाँ पर देख कर कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? 40 ml 67, है ना। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 68 में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ एंड द टेम्परेचर इज डबल, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द वॉल। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल सा आइडियल गैस इक्वेशन पे आते हैं, PV इक्वल टू nRT पर। यहाँ पर क्या है कि प्रेशर को अगर हम हाफ कर दें और टेम्परेचर को क्या कर दें? डबल कर दें, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये वो 4 टाइम्स हो जाएगा। इट मीन 68 का आंसर जो है वो ए होगा। नाउ 69 पर हम लोग आते हैं। तो 69 में देखो क्या है, 4 ग्राम ऑफ H2 है एंड 32 ग्राम ऑफ SO2 है, आर प्रेजेंट इन गैसेस मिक्सचर, देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज। पार्शियल प्रेशर के लिए देखो हम लोग सबसे पहले इसके मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो मोल्स ऑफ H2 ये क्या हो जाएगा? 4/2 दैट इज 2। और अगर मोल्स ऑफ SO2 हम लोग कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा? 32/64, तो ये 0.5। टोटल मोल 2.5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 जो है वो किसके बराबर होगा? मोल्स ऑफ H2 दैट इज 2 बाई टोटल मोल्स 2.5। तो बेसिकली ये किसके बराबर आ रहा है? दैट इज ये 2 हो रहा है और ये 4 है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन दोनों का पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, तो ये 2 है और ये क्या है? H2 है। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन इसका हम लोग आराम से निकाल 0.8 आ जाएगा। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 बाई 2.5 है, ये 0.2 आएगा। इट मीन्स 4 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 में हम लोग आते हैं। 70 में देखो क्या बोला जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 मोल हीलियम और काइनेटिक एनर्जी ऑफ 0.4 मोल ऑफ आर्गन, इसके बारे में पूछा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी सेम है और ये टेम्परेचर के बारे में पूछा जा रहा है ना, एट व्हाट टेम्परेचर द टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग बात करें तो ये किसके बराबर होता है? तो 3/2 nRT, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि 2/3 nRT के बराबर में ये हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे
तो बेसिकली दोनों को इक्वेट करना है, तो 0.3 आर कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि N1 T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 एंड T2। तो N1 अगर ये 0.3 है और टेम्परेचर इसको T ही रहने दो, और ये क्या है 0.4 है और ये 400 है, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4/3 इंटू 400। तो इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा आपका 533 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में आते हैं हम लोग। 71 में देखो क्या बोला गया कि RMS का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखें तो VRMS इज इक्वल टू रूट अंडर 8 VRMS इज इक्वल टू यहाँ पर होता है 3, है ना, 3RT/m। तो यहाँ पर इसके अगर हम लोग कैलकुलेट करें कि √7 टाइम है, इट मीन्स द VRMS जो है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ T एंड M, इसके बारे में है। तो बेसिकली अगर हम कहें कि RMS ऑफ H2/RMS ऑफ N2, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये टेम्परेचर ऑफ H2 एंड मोलर मास ऑफ H2 इज 2। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन, और ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 28। तो इसको ओवरऑल यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये कुछ इस पर आएगा, टेम्परेचर ऑफ H2 बाय टेम्परेचर ऑफ N2, और ये 2 हो जाएगा ऊपर में 14, तो ये बेसिकली 14 के बराबर आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा हो कि RMS ऑफ हाइड्रोजन जो है √7 टाइम्स ऑफ ये है, इट मीन्स गिवन है कि VH2 इज इक्वल टू √7 VnH2। तो यहाँ पर इसको इक्वेट करने पे लेकिन ये तो 14 आ रहा है, इट मीन्स क्या है कि टेम्परेचर ऑफ N2 जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इसको इक्वेट करके यहाँ पर N2 का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये बाई मोल दिया हुआ 55%, 25% एंड 20%। देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 200 टोड। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करना है, ठीक है, फाइन। तो देखो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो हम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर क्या है 25% है, तो लेट ये 25 पार्शियल प्रेशर है, 25% इसका ये मोल फ्रैक्शन हो गया, और 200 इसका क्या है, तो 25 इंटू पी टोटल इज इक्वल टू क्या है 200। तो पी टोटल ये बेसिकली मोल फ्रैक्शन 0.25 होगा, तो ये कितना पी टोटल कितना आ जा रहा है आपका 800। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन क्या है 0.2 इंटू 800, तो ये कितना आ रहा है 160। तो 72 का देखो ये क्या आ जाएगा 160। मीन्स सिंपली आपको पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल यूज करना है। 73 क्वेश्चन में आते हैं अगर हम लोग, तो हाइड्रोकार्बन इफ्यूजेस अबाउट द हाफ एज फास्ट एज द मीथेन, देन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो कंपाउंड मेडअप ऑफ द कार्बन हाइड्रोकार्बन है बेसिकली। तो जो भी गैस है रेट ऑफ जो भी गैस है वो क्या है हाफ ऑफ रेट ऑफ मीथेन है। तो हम लोग इसको इक्वेशन में लेते हैं कि R ऑफ गैस बाय R ऑफ CH4 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ CH4 16 बाई जो भी गैस है तो उसका M, और ये किसके बराबर है तो 1/2। तो इसको इक्वेट करेंगे तो ये क्या आएगा 16/m इक्वल टू 1/4। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 64। तो अप्रॉक्स 64 यहाँ पर अगर मास हम लोग कैलकुलेट करें तो C4H8 48 + 8 ये 56 हो जाएगा, और ये 48 + 10 58 36 + 6 42 36। तो नियरेस्ट जो आंसर है वो बी हो जाएगा ना। तो ये ऑलमोस्ट एग्जैक्ट आंसर तो इसका नहीं आ रहा, लेकिन ये नियरेस्ट में आंसर हो जाएगा तो बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है। 200 ग्राम है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और अनसर्टिनिटी 0.01 है। तो बाय यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसका डेल्टा वी कैलकुलेट करें। डेल्टा वी इज 0.1% ऑफ वेलोसिटी मीन्स 10। तो यहाँ पे इनका कैलकुलेशन हो जाएगा। नाउ
डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन 4πm। मास यहाँ पे गिवन है आपका ना, तो और ये वेलोसिटी है और एक्स, तो ये सारी वैल्यू एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये वैल्यू पुट करोगे ना तो फाइनली जो इसका आंसर आता है वो डी आएगा 2.6 इंटू 10⁻³ इसको कैलकुलेट कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 75 पे आते हैं। तो 75 में देखो क्या है, पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर बिलोंग टू द हाईएस्ट एनर्जी। एनर्जी के लिए कुछ रूल होते हैं, तो n+l रूल सबसे पहले देखते हैं, और अगर ये कांस्टेंट हो जाए तो n की वैल्यू ज़्यादा। यहाँ पे n+l की वैल्यू 4 है, n+l की वैल्यू 3 है, और n+l की वैल्यू 4 है, और n+l की वैल्यू 5 है। इट मीन्स डी का आंसर क्या है, आंसर होनी चाहिए एनर्जी ज़्यादा हुई। नाउ क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं। विथ इंक्रीज इन क्वांटम नंबर द डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ये क्या होता है, ये मैंने क्लास में इसको डिस्कस किया था कि अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी जो होता है -13.6 है, सेकेंड ऑर्बिट का -3.4 है। नेक्स्ट तो माइनस ये क्या होता है 1.5। तो देखो जब लोअर ऑर्बिट में डिफरेंस देखते हैं तो ये क्या है 10.2 का, फिर इसके बाद में 1.9 का। तो बेसिकली जैसे जैसे ऑर्बिट्स बढ़ता है ना, ये डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ऑर्बिट क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। तो ये क्लास का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दैट इज डिक्रीजेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 77 सिंपल फार्मूला है, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल है ना, ये 2l+1 के बराबर होता है, वेयर एल इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। तो इम्पॉसिबल अरेंजमेंट के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर। तो ए सही लग रहा, बी भी सही है, सी में देखो क्या दिक्कत है, ये वाला पोर्शन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो +-l के बराबर होता है। इट मीन्स m की वैल्यू जो है वो l से बड़ा नहीं हो सकता, और इस केस में अगर जब ये 2 है तो यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -2, -1, 0, +1 एंड +2 हो सकता है। ये -3 इट इज़ इम्पॉसिबल, सो सी क्या है इनकरेक्ट है, और आपसे यहाँ पर इम्पॉसिबल पूछा जा रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नाउ 79 पूछा जा रहा है। 79 क्वेश्चन नंबर में देखो क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमने पता है कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है hc/λ। तो अगर लैम्डा शॉर्टेस्ट है इसका मतलब एनर्जी क्या है मैक्सिमम, और एनर्जी मैक्सिमम क्या होता है जब इनफाइनाइट ऑर्बिट में होते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा हम लोग वो फार्मूला लगा करके इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 1/λ इज इक्वल टू RH 1/n1² माइनस 1/n2², वेयर n2 को क्या लेना है यहाँ पे ये इनफाइनाइट ऑर्बिट में लेके जाना, और n1 जो है लाइमन सीरीज है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लाइमन में n की वैल्यू क्या होती है 1। ये तो सारी चीज़ें वैल्यू पुट करोगे तो फाइनली तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा 912 एंगस्ट्रॉम। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा। 18 में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी Cl और इसका दिया हुआ, तो करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द SCl। तो देखो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक फार्मूला हमने बताया था आपको, ये फार्मूला होता है 16 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस प्लस 3.5 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस का स्क्वायर, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की बात करें तो क्या है 0.9। तो यहाँ पर 16 इंटू क्या हो जाएगा 0.9 प्लस 3.5 इंटू 0.9 स्क्वायर है। तो इसको कैलकुलेट करने पर यहाँ पर HCl का जो आयनिक कैरेक्टर है ना, वो कैलकुलेट करने पर ये फाइनली जो है 17% के आसपास में आएगा। तो दैट इज 80 का आंसर क्या हो जाएगा। 81 में पूछा जा रहा है ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ के लिए क्या होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू। मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होनी चाहिए ज़्यादा, और साइज क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग को पता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है वो फ्लोरीन वाला होता है, फ्लोरीन हाइड्रोजन है ना, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर Cl में तो नहीं के बराबर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 में आता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन सब का दिया हुआ, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो देखो बॉन्ड के अगर हम लोग बात करें तो बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वहाँ पर होता है जिनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो, डिफरेंस ज़्यादा हो। क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो वहाँ पर पोलराइजेशन भी ज़्यादा होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4 है, इसका 3.5 है, इसका 3.5 है, और 3.16 है, 3, 2.1,
3.5 एंड 2.1। तो सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड के लिए क्या होनी चाहिए, चार्ज ज़्यादा होने चाहिए और साइज क्या होनी चाहिए, कम। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चार्ज जो है वो मैग्नीश इसमें Mg+2 उसमें आंसर डी होगा। और ऐसे केसेस में क्या होता है, चार्ज फैक्टर डोमिनेट करता है साइज के ऊपर। नाउ 84 नंबर में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर अराउंड द I-3 पूछा जा रहा है। तो I-3 का देखो स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर होता है कि आयोडीन के ऊपर में इस तरीके से चार्जेस होते हैं, तो ये लीनियर होते हैं। तो आयोडीन के ऊपर में यहाँ पर बॉन्ड कितने हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं, और इसके ऊपर में लोन पेयर जो है वो 3 आपको लोन पेयर यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देंगे। तो इसका आंसर जो है 2 और 3 है। इसको ट्रिक के फॉर्म में हम लोग बताते हैं, उस अकॉर्डिंग वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आयोडीन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 × 7 और 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो +1, तो ये 22 हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, 22 को 8 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो गया 2, और इसका रिमाइंडर इसका 16 आ गया। 16 से इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर इसका 6 आएगा। फिर अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 3। तो 2 क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, 3 लोन पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा 84 का सी। नाउ नेक्स्ट 85 नंबर में पूछा जा रहा है फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। तो ये क्लास का ही क्वेश्चन है। तो अगर ओजोन के लिए बात करें तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें यहाँ माइनस और इस पर प्लस। तो सेंट्रल एटम के ऊपर में जो फॉर्मल चार्ज होता है वो +1 के बराबर है। ये फार्मूला क्लास में मैंने कराया हुआ फार्मूला के अकॉर्डिंग। नाउ सेक्शन 2 में आते हैं, जहाँ पर हमें कोई भी 10 क्वेश्चन बनाना आउट ऑफ 15। तो लेकिन मैं यहाँ पे सारे का एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो 86 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साइज का ऑर्डर में। तो देखो किसी भी एटम के लिए अगर हम बात करें तो एनायन का साइज बड़ा होता है। एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स एटम एंड विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स कैटायन। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता। तो इसका आंसर जो है वो I- I और I+, दैट इज इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 87 में देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन। ये एक पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। तो नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन में कॉन्फ़िगरेशन P3 होता है, हाफ फील्ड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट 88 देखो 1 मोल ऑफ डायटोमिक में क्या है 34 एंड 40 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम बात करें कि X2 में 34 इलेक्ट्रॉन है एंड 40 क्या है न्यूट्रॉन, तो X में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 17 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन। और जितने इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रल है तो प्रोटॉन भी उतने होंगे। तो अगर इसके हम आइसोटॉपिक फार्मूला देखें तो इसका क्या हो जाएगा 17 और यहाँ पर 17 + 20। तो इसका आंसर जो है वो बी होगा, दैट इज 1737 88 का। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें 89 नंबर, तो हाउ मेनी Na+ आयंस आर प्रेजेंट इन 20 ml ऑफ 0.4 m Na3 तो नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा हमें 0.4, इसका फिर n फैक्टर क्या है 3 है, और वॉल्यूम क्या है 20 मिलीलीटर है। तो 20/1000 ये इसके मोल्स आ जाएंगे। नाउ अगेन अगर इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हाउ मेनी मोल्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये मोल्स में तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और फाइनली इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 0.24 आएगा, है ना। कैसे नंबर ऑफ कैलकुलेट किया, तो देखो हम लोग को पता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर, है ना, इस तरीके से। और नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो इस तरीके से यहाँ से हम लोग इसका कैलकुलेट किया है ना। और वॉल्यूम भी है इस तरीके से। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ से इस तरीके से कैलकुलेट किया। और बेसिकली इसमें 3 Na3 है, इसलिए उसे 3 से मल्टीप्लाई भी किया। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं हम लोग। तो 90 में देखो क्या है 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन है और H2SO4 मोलैरिटी। तो फिर इसके अगर मोल्स कैलकुलेट करें H2SO4 का तो 24.5/98, तो ये क्या आ जाएगा तो 0.25। वॉल्यूम भी क्या इसको लीटर में कन्वर्ट करें तो 0.25 लीटर होगा। तो मोलैरिटी इस कैलकुलेट करें तो मोल्स बाई वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा 0.25/0.25, तो ये 1। तो मोलैरिटी 1 एंड नॉर्मलिटी इज मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। H2SO4 में 2 है तो इसका एन फैक्टर 2 होगा। तो 90 का आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, 1 मोलैरिटी एंड 2 नॉर्मलिटी।
नाउ 91 में आते हैं। 91 में देखो क्या है, 0.5 मोल ऑफ H2SO4 इज मिक्सड विथ 0.2 मोल ऑफ सी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaSO4। ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। तो इस लिमिटिंग रिएजेंट में देखो क्या है, ये 0.5 मोल है। अगर इस रिएक्शन को लिखें H2SO4 के लिए CaOH होल ट्वाइस कितना चाहिए, 1:1:2। तो अगर ये 0.5 है और ये 0.2 है, ये कम है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.2। नाउ 93 में आता है आइसोथर्म का मतलब डेल्टा T इक्वल टू 0, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। तो बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ में देखो हमें पता है कि ये 1 2 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, K1 K2 एंड K3। तो K1 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K3, सो T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। इससे एक्सप्लेनेशन हम लोग ऐसे करते हैं, PV इक्वल टू nRT, और ये किसके बराबर है, K, ना तो K इज प्रोपोर्शनल टू T। और भी बहुत तरीके हैं, कॉन्स्टेंट लेकर के भी मैंने बताया था। तो यहाँ पर 92 की अगर आंसर की बात करें तो T1 टेम्परेचर ज़्यादा है, तो C ऑप्शन हो जाएगा। 93 पे आते हैं, 2 balloons are filled with the equal moles of hydrogen and helium. Which balloon will contract first if same size of hole is made of? देखो क्या है, रेट ऑफ H2 इज ग्रेटर देन क्या होता है, रेट ऑफ हीलियम, क्योंकि इसका मास क्या है, कम है, 2 है, उसका क्या है, 4 है। तो रेट ज़्यादा है, तो अगर हम बात करें कि अगर कोई बैलून है तो उस बैलून से सबसे पहले कौन निकलेगा, H2 निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा, ये ए होगा। और नेक्स्ट देखो हम 94 नंबर पे आते हैं। 94 में पूछा गया, एट कांस्टेंट प्रेशर व्हाट विल द परसेंटेज डिक्रीज इन डेंसिटी इफ आइडियल गैस फॉर 10% इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो देखो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, PM/RT। तो इस तरीके से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कह सकते हैं कि एक बार डेंसिटी जो है मान लो कि PM ले लें और R 100, और अगले बार डेंसिटी इक्वल टू क्या ले ले, PM R 10% इंक्रीज है, तो 1:10 ले ले, इस तरीके से। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम चेक करें तो कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, मोलर मास भी कांस्टेंट ही होगा। तो इस प्रकार से द परसेंटेज डिक्रीज इन द डेंसिटी, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर बढ़ने पर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना डिक्रीज हुआ। तो चेंज इन डेंसिटी क्या हो जाएगा, बेसिकली 1/100 माइनस 1/110। तो ये 10/100 इंटू 110 होगा, और परसेंटेज में के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 10/110, इस तरीके से परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करना होगा। तो ये 100 बाई इस तरीके से आएगा। तो इसको फाइनली इसको अगर कैलकुलेट करोगे 11 से, तो इसका आंसर जो है वो 9.1 आना चाहिए, परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी फॉर, ये इस तरीके से ना। तो 9 पॉइंट इसका क्या आ जाएगा, 1 आएगा। 95 में आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। तो s ऑर्बिटल है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, तो m भी क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 95 का D। 96 में आते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट वुड बी, ठीक है, फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv², एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 96। 97 में डी इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल एंगुलर, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L इंटू L प्लस 1 h/2π। और जहाँ पर अगर हम लोग डिस्कस करें तो डी के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 2। तो ये क्या हो जाएगा, √2 है इंटू 3 h/2π। तो ये आंसर आ जाएगा 97। 98 में आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। SF4 में देखो क्या होता है, sp3d है, और sp3d में क्या होता है, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल। तो ए हो जाएगा। ये sp3 है, सेम है। ये sp3d2 है, स्क्वायर प्लेनर है, तो इसका भी ऑलमोस्ट सेम होता है, BF4 माइनस sp3, तो इसका भी बॉन्ड लेंथ बराबर है। तो इसका 98 का आंसर ए हो जाएगा। नाउ कम टू द 99। 99 में देखो H2 है, लिथियम बेरिलियम है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो देन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी डिपेंड करता है उसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पर। तो यहाँ पर देखें कि हाइड्रोजन हो जाएगा, फिर बेरिलियम एंड
Li2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एक्सपेक्टेड टू हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर सेम होने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लिए। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर सेम है। जैसे O2 में 16, यहाँ 14, कैन नॉट बी सेम। O2 प्लस, तो O2 प्लस में 15, ये भी 15, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा इसका। O2 माइनस 17 और ये 13, ये कैन नॉट बी सेम। 17, 15 कैन नॉट बी सेम, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बी। तो गाइज इस तरीके से टेस्ट पेपर का सारे जो डिटेल सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अगर किसी भी आंसर में या आपके कुछ कंसेप्ट से मैच नहीं कर रहे हो, आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए और आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ओके गाइज, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।